ओके, हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो अपन ने कल पढ़ा था, दैट वाज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। आपको समझ में आ गया ना? एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जो ऐसे होते, देखो ऐसे, जो कभी भी ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे से, है ना। मतलब उनका इंटरसेक्शन जीरो होता है, तो इंटरसेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी जीरो होती है। ठीक है, इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी जीरो होती है। ठीक है, अच्छा। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट वो होते हैं जो मिलकर आपको सैंपल स्पेस देते हैं। मतलब वो सारे इवेंट अगर आप उनको यूनाइट कर दो, सारे इवेंट्स को यूनाइट कर दो, तो वो आपको सैंपल स्पेस दे देंगे। मतलब पूरा रेक्टेंगल दे देंगे। तो आपको एकदम फर्क क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। कोई भी रैंडम आदमी अगर आपको आज से 10 साल बाद भी पूछता है ना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव क्या होते हैं, तो आपको तब तक याद रहना चाहिए, ऐसे पढ़ो। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जो इवेंट एक दूसरे को एक्सक्लूड कर दे, साथ में ना हो। एग्जॉस्टिव मतलब सब मिलकर मिलकर आपको सैंपल स्पेस दे दे, है ना। उसमें इंटरसेक्शन हो भी सकता है एग्जॉस्टिव में, और नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सबका यूनियन जो है वो रेक्टेंगल के बराबर आना चाहिए। ये चीज आपको अगर समझ में आती है तो आप कुछ भी आराम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब एक सिंपल सा पॉइंट अपन देखेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए। किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी का नॉन अकरेंस क्या होता है? तो देखो, अपने को ये तो पता है कि पी ऑफ ए क्या होता है। पी ऑफ ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? ऐसे लिखते हैं, पी ए बार मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्री या फिर ए का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, सिंपल भाषा में दिस इज नथिंग बट वन माइनस ए के होने की प्रोबेबिलिटी। खत्म, बात ही खत्म हो गई ना। कई बार ए बार को ऐसे लिखा जाता है, ए बार को कई बार ए डैश की तरह लिखा जाता है, कई बार ए कॉम्प्लीमेंट की तरह भी लिखा जाता है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट भी काफी फ्रिक्वेंटली आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखिए। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन while डायलिंग a 7 digit telephone number, after having dialed the first 5 digits suddenly forgets the last 2 digit, but he remembers that the last 2 digits are different. What is the probability that the correct phone number is dialed? सिंपल सा क्वेश्चन है, हल्का सा पीएनसी का नॉलेज लगेगा आपको कि यार देखो, 7 डिजिट का फोन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसको पहली 5 डिजिट तो आती थी, लेकिन आखिरी की जो 2 डिजिट है वो भूल गया, है ना। तो आखिरी की 2 डिजिट्स जो वो भूल चुका है ना, ये तो उसको करेक्टली याद है, तो यहां तक वो नंबर डायल कर चुका है, बट आखिरी की 2 डिजिट्स ही हैज फॉरगॉटन। सो व्हाट ही सपोज टू डू, उसको इतना बस पता है कि लास्ट 2 डिजिट्स आर डिफरेंट। अगर लास्ट 2 डिजिट डिफरेंट है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज या सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबल टोटल पॉसिबल लास्ट 2 डिजिट्स। अद्वैत गलत आंसर है। टोटल पॉसिबल लास्ट 2 डिजिट्स या फिर सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? बताइए अद्वैत, क्या हो जाएगा? हाँ दिस, सर, वो लास्ट टू डिफरेंट है, वो देखना पड़ेगा। हाँ डिफरेंट है ना, ये भी तो देखो। पहली जगह को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 10 तरीकों से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर आपने जो भी फिल कर दिया यहाँ पे, वो यहाँ पर नहीं आएगा, बिकॉज दे आर डिफरेंट, इतना तो उसको पता है। तो यहाँ पर आप जो भी फिल करोगे, दैट कैन बी फिल्ड इन 10 वेज करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच द नेक्स्ट वन कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। तो सैंपल स्पेस में 90 आ जाएगा, और करेक्ट कॉम्बिनेशन तो बेटा एक ही होगा। करेक्ट है फेवरेबल, है ना, फेवरेबल इवेंट तो एक ही होगा, सिंगल फेवरेबल इवेंट होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस करेक्ट नंबर इज 1 in 90, 1/90।
10 फैक्टोरियल नहीं होगा ऋचा, कैसे कर रहे हो? 10 फैक्टोरियल नहीं होगा। 1/90, हाँ अभी ठीक है, 10 × 9 होगा। वो फैक्टोरियल देख के मैं भी डर गया, इतना बड़ा नंबर नहीं होगा। इवेंट दैट द करेक्ट फोन नंबर इज डायल्ड, ठीक है। तो वो जो फोन नंबर सब वो लगा, जो कॉम्बिनेशन वो लगाएगा वो क्या हो सकता है? 0 से स्टार्ट होने वाले 01 हो सकते हैं, 02 हो सकते हैं, 03 हो सकते हैं, और कहाँ तक हो सकते हैं? 09 तक, या फिर 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, या फिर 19 तक हो सकता है। उसी तरह से 2122 ऐसे करते करते बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 90, 91, 92, तो या फिर 11 नहीं 99 होगा, तक हो सकता है। तो तो 11 और 99 नहीं होगा। यस, हाँ हाँ ठीक है, ये 100 है, इसमें से कुछ कुछ नहीं होंगे। कौन कौन से नहीं होंगे? जो डबलेट्स वाले हैं वो नहीं होंगे, ये नहीं होगा। और समझ गए ना आप लोग? ये सारे जितने भी डायगोनल वाले आने वाले हैं, 22 हो गया, ये नहीं होगा। तो इन 100 में से 10 हटा देंगे अपन, तो 90 बचेंगे अपने पास, है ना। ये 11 हट जाएगा, 22 हट जाएगा, 33 हट जाएगा, इसी तरह से 99 हट जाएगा, तो विल हैव टोटल 90, है ना। टोटल सैंपल स्पेस में 90 एलिमेंट होंगे अपने पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखिए। थोड़ा सा फेस कार्ड वगैरह वगैरह आपको आना चाहिए, कार्ड का नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। मैंने आपको कार्ड पीएनसी में पढ़ाया, तो मैं ऑब्वियसली आपको प्रोबेबिलिटी में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो कार्ड अपने को आता है, पहली बात तो, है ना। आप में से कभी ना कभी किसी ने कुछ ना कुछ तो खेला ही होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है सिंपल है, कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, कार्ड इज ड्रॉन randomly from a well shuffled pack, well shuffled pack of 52 cards, of 52 cards. The probability that a drawn the probability that a drawn card is heart or face card. Red face card, और थर्ड है neither heart nor king, ठीक है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, सिर्फ इसलिए ताकि आपका कार्ड का रिवीजन हो जाए, और कोई मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, टेक योर टाइम। मैं आपको 2 मिनट, 1 मिनट देता हूँ। आदित्य टेल मी। सर टोटल हार्ट कार्ड्स होंगे 13, और उसमें फेस कार्ड उसके खुद के भी होंगे, तो वो नहीं गिनेंगे हम। और बाकी फेस कार्ड 3 ईच, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो 13 + 9/52 हो जाएगा, विच इज एक मिनट, 13, 13। और फेस कार्ड बोला ना सर, तो 3 इंटू 9, सॉरी 3 इंटू 3। ठीक है, 13 हार्ट के कार्ड्स होंगे, इतना सही बात है ना। हाँ सर। उसमें से फिर फेस कार्ड्स तो होंगे ही होंगे। हाँ, और बाकी 3 के हम फेस कार्ड्स गिनेंगे, तो 3 इंटू 3। ठीक है, तो फेस कार्ड जो हो जाएंगे दैट विल बी 9 फेस कार्ड्स। तो या तो हार्ट हो या तो फेस, टोटल इनका हो जा रहा है 22। अच्छा, ये बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आपने ताश के पत्तों को थोड़ा बहुत देखा हो, समझ में आ रहा है।
अदरवाइज बहुत मुश्किल लगेगा। तो 13 + 9 = 22। तो फेवरेबल आउटकम 22 हो गया हमारे पास, है ना। तो 22/52 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड मतलब क्या हो गया कि फेस कार्ड तो टोटल 12 होते हैं, ठीक है। 4 बेगम, 4 बादशाह, 4 गुलाम। अब उसमें से लाल कलर के फेस कार्ड कितने होंगे? ऑब्वियसली 2 लाल राजा होंगे, है ना, 2 किंग्स विच आर रेड, 2 क्वीन विच आर रेड एंड 2 जैक्स विच आर रेड। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये होता है ना क्या, हार्ट्स का और ये डायमंड्स का। 2 किंग होंगे ऐसे, 2 क्वीन होंगे और 2 जैक्स होंगे। तो टोटल 6/52। नाइदर हार्ट नॉर किंग। नाइदर हार्ट नॉर किंग मतलब क्या हो जाएगा कि आपने एक कार्ड निकाला है, वो हार्ट भी ना हो और वो किंग भी ना हो। तो आप ये सोचो कि हार्ट और किंग के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट और किंग, या फिर किंग नहीं हो और हार्ट ना हो। तो पहली बात तो किंग कितने होते? 4 होते, उसमें से एक हार्ट का किंग होता ही होता है, ठीक है। और बचे हुए पत्ते कितने होते देखते हैं अपन, है ना। हार्ट नहीं होना चाहिए और किंग नहीं होना चाहिए, तो ये 4 तो हटा दो। और फिर उसके बाद हार्ट के पत्ते कितने होते टोटल? 12 होते हैं कि 13 होते हैं? 13 होते हैं ना। 13 13 13 13 13 होते हैं वैसे तो, सही बात है। लेकिन उसमें से एक किंग का जो हार्ट है वो तो ऑलरेडी इन 4 में इंक्लूडेड होगा। ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी अगर आपको पत्तों से थोड़ा सा भी फेमिलियरिटी नहीं है, ठीक है। तो 13 पत्ते जो हार्ट के होते हैं उसमें से 12 पत्ते अपन इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक 4 में तो इंक्लूडेड है, किंग में तो एक इंक्लूडेड है। ये सब नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो, आप 52 में से ये 16 पत्ते हटा दो। 52 में से 16 पत्ते हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 52 - 16, ये हो जाएगा 52, 42, 36 आई गेस। सो 36 फेवरेबल आउटकम, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए 36/52। आप ऐसा भी कर सकते थे कि हार्ट या किंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 16/52 होने की प्रोबेबिलिटी, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाती, ठीक है। यार देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो देयर इज प्रॉब्लम विद कार्ड नॉलेज, क्योंकि कार्ड नॉलेज में अभी आपको समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए। तो 4 apples and 3 oranges are randomly placed in a row, ये दिया हुआ है। What is the probability of oranges at the terminal position? Probability of oranges at the terminal position. तो टोटल 7 फ्रूट्स है, 7 फ्रूट्स इनको अपन ने प्लेस किया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो टोटल 7 फ्रूट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको पहले तो सैंपल स्पेस निकाल लेना है। सैंपल स्पेस मतलब इन सारे फ्रूट्स को अगर अपन अरेंज करेंगे तो कितने वेज आएंगे? 7 फैक्टोरियल वेज। 7 फ्रूट को आप 7 अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर बोला नहीं है कि एप्पल्स और ऑरेंजेस आइडेंटिकल है, समझ में आ रहा है? आपको ये बोला ही नहीं है कि चारों एप्पल्स को आइडेंटिकल कंसीडर करना है और तीनों ऑरेंजेस को आइडेंटिकल कंसीडर करना है। कुछ भी नहीं बोला तो अपन डिफरेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। आइडेंटिकल बोला होता तो मैं डिवाइड करता ना 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से, सर चार तीन को आइडेंटिकल। अभी एप्पल्स तो सारे आइडेंटिकल है ना, मतलब कैसे नहीं नहीं, डिवाइड ही करना पड़ेगा ना। वी कैन नॉट अज्यूम, वी कैन नॉट अज्यूम, ठीक है। सर तो फिर ऐसे तो हम लोग मिसिसिपी का आईबीस तो अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं। इसको ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जब वो बोलेगा आपको 4 आइडेंटिकल एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, जब तक नहीं बोला है आप नहीं कंसिडर करें, सिंपल सी बात, ठीक है। तो 7 डिफरेंट आइटम्स को अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि 2 ऑरेंजेस जो है वो एक्सट्रीम में आ जाए,
ठीक है, एक फेवरेबल आउटकम अपने लिए वही मतलब एक नहीं, बहुत सारे फेवरेबल हो सकते हैं। तो ऐसे कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो कि दोनों ऑरेंजेस जो है वो एक्सट्रीम में आ जाए। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है फ्रूट्स आर ऑल डिफरेंट, फ्रूट्स आर ऑल डिफरेंट। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं ना, आपको मेंशन करेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मेंशन करता है तो ले सकते हो आइडेंटिकल। वैसे तो यार देखो, मेंशन नहीं करता है तो डाउट होता है वैसे अपने को, तो फिर अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा तो आप वो करो जो ऋचा कह रही थी कि आइडेंटिकल ले लो, बिकॉज आपको ऐसा लिखवाया था कि ऑल गॉड मेड थिंग्स और मैन मेड थिंग्स के बारे में। ठीक है ना, तो दोनों ऑरेंजेस को एक आंसर आया मेरे पास, देखते हैं करेक्ट है या गलत है। 1/7 आंसर इज देयर। सबसे पहले तो यार वेज टू अरेंज टू ऑरेंजेस। पहली बात तो दो ऑरेंजेस को यहाँ पे रखना है मुझे, एक को इधर और एक को इधर। तो मेरे को दो ऑरेंजेस चूज करने पड़ेंगे क्योंकि सारे फ्रूट अलग अलग है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तीन में से कोई दो ऑरेंजेस चूज कर लो और उनको ये वाले एक्सट्रीम में और ये वाले एक्सट्रीम में रख दो, क्योंकि ऑरेंजेस डिफरेंट है। ऑरेंजेस डिफरेंट है तो एक्सट्रीम में जो ऑरेंजेस रखे हैं उनको अरेंज करना पड़ेगा, O1 एंड O2, ऑरेंज 1 एंड ऑरेंज 2। ठीक है, तो इनको अरेंज भी करना पड़ेगा 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। इतने तरीकों से मैं ऑरेंजेस को एक्सट्रीम में रख सकता हूं। और जब मैंने तीन ऑरेंजेस को अरेंज कर दिया होगा तो मेरे पास 4 एप्पल्स और 1 ऑरेंजेस बच गए होंगे। 4 एप्पल्स एंड 1 ऑरेंजेस, तो टोटल 5 फ्रूट और बचे हैं। तो वो पांचों फ्रूट को बीच में अपने को जमाना है। बीच में इनको जमाना है या नचाना है तो कैसे जमा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीकों से। तो ये अपने लिए टोटल फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम्स। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंजेस एट एक्सट्रीम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंजेस एट एक्सट्रीम, ये कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो, क्या दिक्कत है। तो 5 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, 6 और 7, 7 6 42, और 3C2 आ जाएगा 3 और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी 3 6 6 7 42, 1/7 इज द करेक्ट आंसर। If three vertices of a regular hexagon, if three vertices of a regular hexagon are joined randomly, are joined randomly, find the probability of getting an equilateral triangle. Find the probability of getting equilateral triangle. अच्छा, मैंने एक चीज सुनी है कि ये तुम्हारा स्टेट बोर्ड का एग्जाम जो उसके क्वेश्चन पेपर जला दिए किसी ने, ये कितनी सच है बात, और उससे क्या हो रहा है, कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब सारी मेहनत बेकार तो नहीं गई किसी की। सर ये विवेक का काम है, मेरे को भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। मोदी जी वाली फीलिंग आ रही थी कि कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। हिंदी और मराठी का पोस्टपोन हुआ, तो कौन सी डेट का पोस्टपोन हुआ है, मेरे को डेट बताओ आप। 3rd को जो आपका एग्जाम था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? 3rd ऑफ मार्च को जो एग्जाम हो रहा था वो हो रहा है क्या, और उसके बाद वाला जो एग्जाम्स है?
देखो चुपचाप पढ़ाई करो, लेकिन कुछ 2 पेपर पोस्टपोन हुए इतना मुझे पता है। नहीं हो रहा, थर्ड को नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं है। ओके ठीक है, विवेक ने गलत टाइम पे किया। If 3 vertices of a regular hexagon are joined randomly, find the probability of getting an equilateral triangle. तो देखिए एक हेक्सागन है हमारे पास, हेक्सागन में यहां से नहीं बना पाऊंगा तो यहीं से बनाना पड़ेगा। तो 3 vertices of a hexagon are joined randomly, ठीक है, 3 वर्टाइसेस को अपन ने ज्वाइन कर दिया है, तो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकते हैं? मान लीजिए वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 ये ऐसी है। अब आपको कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल सकते हैं? तो सैंपल स्पेस सबसे पहले निकाल लो कि भाई कितने ट्रायंगल मिलेंगे, इक्विलेटरल तो बाढ़ में गया, ट्रायंगल कितने मिल सकते हैं? ऑब्वियसली आप 6C3 तरीकों से कोई भी 3 पॉइंट को चूज करोगे तो आपको एक ट्रायंगल मिल ही जाएगा, तो टोटल 6C3 वेज आपको मिलने वाले हैं। दूसरी बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल जितने भी मिलने वाले हैं वो आप लोग कैलकुलेट करोगे, मैं नहीं करूंगा, तो प्लीज सोचिए थोड़ा सा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 ही तरीकों से मिल सकते हैं, एक ये 2 4 6 इनको ज्वाइन करने से, एक ये तरीका है, और एक तरीका इसका मिरर इमेज, दैट इज 1 5 और 3 ये वाला, ठीक है। बस यही 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो आपको मिल सकते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 2 ही है, बाकी सब जो होंगे वो सेम होंगे, आप करके देख लो, तो आपका फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे 2, ठीक है। आप चाहे तो ये लिख लो 2 4 6 और 1 3 5, फाइनली आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 2/6C3, ठीक है। तो इसको आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। सर इतनी पढ़ाई हुई है कि उस हेक्सागन को बेंजीन मानने का मन कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस, इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेसेस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस हम देखते हैं, जैसे कि थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली, दो डाइस को साइमल्टेनियसली फेंकना, देखो 2 डाइस को साइमल्टेनियसली फेंकना या एक ही डाई को 2 बार फेंकना, मेरी बात सुनी नहीं आपने ना, फिर से सुनो, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली फेंकना या एक ही डाई को 2 बार फेंकना, ये दोनों एक ही बात है, दोनों से जो आउटकम आने वाले हैं वो सेम आने वाले। तो जब अपन 2 डाइस को फेंकते हैं या फिर एक ही डाई को 2 बार फेंकते हैं तो अपने पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं वो इस तरीके से आ सकते हैं, है ना। These are the outcomes that we can get, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि दोनों में 1 आ जाए, या फिर एक में 1 एक में 2, एक में 1 एक में 3, एक में 1 एक में 4, एक में 1 एक में 5, एक में 1 एक में 6, उसी तरह से 2 के साथ सारे कॉम्बिनेशन और 3 4 5 6 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास आएंगे दैट विल बी 36 पॉसिबल आउटकम्स, 36
पॉसिबल आउटकम्स, और जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको अपन सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, बस ये एक इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस हो गया। फिर एक और है, लीप ईयर is selected at random। ठीक है, find the probability that find the probability that it has first 53 Sundays, second 53 Sundays and Mondays, third 53 Sundays। अब देखो ये भी एक सैंपल स्पेस है, बट एक क्वेश्चन है जो अपन ने, मैंने आपको 10th क्लास में ये चीज पढ़ाई थी। ठीक है, कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में कैसे सोचते हैं, बट मैं आपको अभी भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपको याद होगा, फाउंडेशन वाले बच्चों को भी शायद याद होना चाहिए। पर ठीक है, एक लीप ईयर को अपन ने सिलेक्ट किया है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53 संडेज। तो 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, अच्छा ऊपर वाले सैंपल स्पेस में कुछ कुछ बातें अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि डबलेट्स कितने होते हैं इसमें, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 डबलेट होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 कितने बार आता है, तो 1 कितने बार आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार 1 आता है। मतलब ऐसे टोटल 11 आउटकम्स हैं दो डाइस को फेंकने में, जिसमें आपको 1 नजर आएगा कम से कम एक बार। ठीक है, उसी तरह से आप 2 3 4 5 के लिए सोच सकते हो। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 4, सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो सम 4 कहां कहां आ सकता है, 2 2 में आ सकता है, और 3 1 और 1 3। बस यही तीन ऐसे आउटकम्स है जहां पर सम आपको 4 मिल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, सम 5 कहां कहां मिल सकता है आपको? सम 5 आपको यहां मिल सकता है, 1 4 2 3 3 2 4 1। तो टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स है। तो 5 सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/36। सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ग्रीन वाले 3/36, है ना? तो ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस कैन बी इजीली सॉल्व्ड। ये सब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये ऊपर वाले में कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन के, वो आप इजीली टैकल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की अगर मैं बात करूं, पहली बात तो कोई भी क्लास का बच्चा मुझे अगर आंसर दे देगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53 संडेज। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट फिर भी आप सोच सकते हो। आर्या इज सेइंग 1/7, इट इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। देखो एक्चुअल में आपने जो आंसर मुझे बताया 53 संडेज वाला, मैं उस बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि हम कोई प्लेनेट में गए, हम लोगों ने अपनी स्पेसशिप ली और स्पेसशिप से हम कोई दूसरे प्लेनेट में चले गए। उस प्लेनेट में एक साल में 7 डेज होते हैं, मात्र 7 डेज। ठीक है, तो वो वाले प्लेनेट में 7 डेज होते हैं। तो एग्जैक्टली एक बार मंडे आएगा, एक बार संडे आएगा, एक बार ट्यूसडे आएगा, वेंसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा और संडे आएगा। समझ गए ना मेरी भावनाओं को?
सारे डेज एक एक बार आ जाएंगे, सबको एक एक बार आने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि टोटल डेज ही 7 है ना, 7 डेज हो गए, तो मतलब एक बार मंडे आया होगा, एक बार ट्यूसडे आया होगा, मान लो वहां पे भी डेज का नाम सेम है ऐसा। फिर अपन एक और प्लेनेट गए, ये प्लेनेट 1 है, हम लोग एक और प्लेनेट गए, प्लेनेट 2, वहां पर क्या टोटल डेज एक साल में, ऐसा अज्यूम कर लो हाइपोथेटिकल कोई आपका प्लेनेट है, उसमें एक साल में 14 डेज होते, तो 14 डेज होते तो जाहिर सी बात है कि हर दिन को दो दो बार आने का मौका मिलेगा, हर दिन को, ठीक है। तो हर दिन दो दो बार आएगा। अब ऐसा मत सोचो कि कोई एक 3 बार आ जाएगा, कोई एक 1 बार आएगा, ऐसा होगा ही नहीं। ट्राई करके देख लो आप मन ही मन में, ठीक है, सारे दिन दो दो बार आएंगे, ठीक है, चाहे आपका 1 जनवरी जो भी हो, सारे दिन यहीं से आएंगे। अच्छा, अगर अपन प्लेनेट 3 में जाते हैं और उस प्लेनेट 3 में मान लीजिए कि 21 डेज है, तो इसका मतलब हर दिन 3 3 बार आएगा, ताकि 7 3 21 हो जाए, ठीक है। तो हमको आज यहाँ पे क्या समझ में आया कि हर दिन को इक्वल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ अकरेंस, जैसे कि मंडे को एक बार आने का मौका, ट्यूसडे को एक बार, वेंसडे को एक बार, सबको एक एक बार आने का मौका मिला। कब? जब नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, जब नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 7 दिन है अगर, तो सबको बराबरी का मौका मिलेगा आने का। 14 डेज है अगर एक साल में, तो बराबर सबको दो दो बार आने का मौका मिलेगा। 21 डेज अगर एक साल में, तो सबको 3 3 बार आने का मौका मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, जो साल में नंबर ऑफ डेज होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 7 होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 होने चाहिए। तो अर्थ में क्या अपन अब प्लैनेट 3 4 5 बहुत सारे ट्रैवल कर लिया अपन ने, है ना। अपने पास स्पेसशिप थी जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड थी। सर, हाँ बोलो। सर डाउट है सर। हाँ, तो फिर 364 डेज मतलब 52 वीक्स हुआ ना, तो फिर दो डेट्स बचते हैं, 365 और 366 लीप ईयर के लिए। तो फिर मतलब संडे का आने का प्रोबेबिलिटी, मतलब मंडे संडे मंडे भी हो सकता है, सैटरडे संडे भी हो सकता है, मतलब दोनों में भी संडे आता है, तो फिर मतलब 1/7। नहीं, 1/7 गलत है, 2/7 होगा। मैंने लीप ईयर ध्यान नहीं था मुझे, नॉन लीप ईयर, सॉरी मेरे को नॉन लीप ईयर ध्यान था। आप सही कह रहे हो, 2/7 होगा ना, सही कह रहे हो। ठीक है सर। चलिए, तो अपन अर्थ में आए। अर्थ में हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो है दे आर 365 डेज ऑन अ रेगुलर ईयर, एंड ऑन अ लीप ईयर इट इज 366। ऑल्दो अपना क्वेश्चन लीप ईयर का है, बट मैं आपको नॉन लीप ईयर के बारे में पहले समझा देता हूँ। तो हमने बोला कि यार ओ शिट, ये तो गलत हो गया। 365 डेज जो है अर्थ में, वो एक मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है। काश, काश हमारे प्लेनेट में, काश हमारे प्लेनेट में टोटल 364 डेज होते, क्योंकि वो 7 का 52th मल्टीपल है। 7 इंटू 52 364 होता है। तो हमने बोला कि अगर ऐसा होता, जैसे ये 7 का थर्ड मल्टीपल था ना, दिस वाज 7 का थर्ड मल्टीपल, तो यहाँ पे सबको 3 3 बार मौका मिला आने का, ठीक है। और ऊपर वाला 7 का सेकंड मल्टीपल था, तो सबको दो दो बार मौका मिला आने का, सबको दो दो बार मौका मिला। यहाँ पे 7 का फर्स्ट मल्टीपल था, तो सबको एक एक बार आने का मौका मिला। तो यहाँ पर भी सबको 52 बार आने का मौका मिल जाता अगर 52 डेज होते, सॉरी 364 डेज होते हमारे प्लेनेट अर्थ में, तो सबको 52 बार मौका मिल जाता आने का। 52 52 52 52 52 52 एंड 52। लेकिन हमारे पास 364 नहीं, 364 प्लस 1 एक्स्ट्रा डे है। तो जो एक्स्ट्रा डे है अब वो किसी को भी मिल सकता है। वो एक्स्ट्रा डे संडे को भी, मंडे को भी जा सकता है, ट्यूसडे को भी जा सकता है, किसी को भी जा सकता है ना। तो कोई एक भाग्यशाली दिन होगा, वन लकी डे, जिसको एक एक्स्ट्रा बार आने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो वो 53 बार आ सकता है इन ए नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो वो जो भाग्यशाली दिन है, वो जो भाग्यशाली दिन है वही सब कुछ डिफाइन करेगा। तो दैट इज वन स्पेयर डे, दैट इज वन स्पेयर डे। अब वो भाग्यशाली दिन जो है दैट विल डिफाइन एवरीथिंग। तो अगर मैं नॉन लीप ईयर की बात करूं, तो वो स्पेयर डे का जो है अपने पास, वो स्पेयर डे को आप कितनी तरह से फिल कर सकते हो? 7 तरीकों से, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। अच्छा, और उनमें से अगर आपको मैं बोलता हूं कि 53 संडे आ जाए, 53 संडे कितने तरीके से आ सकता है? एक ही तरीके से आ सकता है।
है ना, ओनली वन तरीका। 53, अच्छा 53 संडेज मतलब वो जो स्पेयर डे है वो संडे को अलॉट हो जाए, सॉरी संडे इधर है ना, वो संडे को अलॉट हो जाए। 53 मंडेज का मतलब वो मंडे को अलॉट हो जाए, ठीक है। अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट होता है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये तो अपने को समझ में आ गया कि नॉन लीप ईयर में आंसर आपका 1/7 होता, 53 संडेज का या 53 मंडेज का या एनी डे अकरिंग 53 टाइम्स, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि जो जनवरी 1 होता है ना, दैट इज डे 1। जनवरी 1 इज डे 1, है ना। और डे 365 जो होता है, तो जनवरी 1 जो होता है ना वही डे 365 होता है। तो अगर 1 जनवरी मान लीजिए मंडे है तो डे 365 भी मंडे होगा। अच्छा ये स्पेयर डे होता है, दिस इज स्पेयर डे, स्पेयर डे। बात समझ में आ रही, क्योंकि इसके पहले हर कोई 52 बार आ चुका है, सारे डेज 52 बार आ चुके हैं। अब यहां पर कौन आएगा स्पेयर डे में, वो डिसाइड करता है 1 जनवरी। तो आप कोई भी साल का कैलेंडर गूगल में सर्च करके देख लो, उसमें अगर जनवरी 1 अगर उसमें संडे है तो उसमें है ना लास्ट डे, भले वो लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, मेरा लास्ट डे से अभी फिलहाल मतलब है 365th डे, ठीक है। तो मैं लास्ट डे यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 365th डे बोलूंगा, ठीक है। तो 365th डे हमेशा वही होगा जो जनवरी 1 होगा, ठीक है। तो अभी अपन नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं। तो नॉन लीप ईयर में अगर पहला दिन मंडे हुआ तो 365th डे वो मंडे हो जाएगा, और नॉन लीप ईयर में यही 31 दिसंबर होता है, ठीक है। अच्छा अच्छी बात है। तो स्पेयर डे किसके पास चला गया, मंडे के पास चला गया, है ना। अच्छा अगर फर्स्ट डे संडे होता तो स्पेयर डे संडे को चला जाता, ठीक है। फर्स्ट डे अगर ट्यूसडे होता तो स्पेयर डे ट्यूसडे को चला जाता, तो उस केस में ट्यूसडे को 53 बार आने का मौका मिल जाता, है ना। तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय जनवरी 1, ठीक है। अब अगर आपको बोलता है तो जनवरी 1 जो है वो सब कुछ डिसाइड कर रहा है, तो उसी की मदद से अपन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज ऑन ए नॉन लीप ईयर, ऑन ए नॉन लीप ईयर क्या हो जाएगा, पहला 1 जनवरी डिसाइड करेगा। तो 1 जनवरी में कितने डेज आ सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है 1 जनवरी के, 7 आउटकम्स। संडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है। 7 तरीकों से उसको फिल किया जा सकता है, या फिर 7 तरीके से जनवरी 1 में डेज आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से आपको अगर 53 संडेज बोल रहा है तो इसका मतलब पहले जनवरी में भी संडे होना चाहिए, ताकि स्पेयर डे में संडे चला जाए, और स्पेयर डे में अगर संडे चला गया तो 53 बार संडे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 1 जनवरी में एक फेवरेबल आउटकम होगा। अगर आपको 53 संडेज चाहिए तो ओनली 1 फेवरेबल आउटकम होगा अपने पास, ठीक है। अच्छा तो 53 संडेज ऑन अ नॉन लीप ईयर, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी देखते हैं। तो लीप ईयर में जो जनवरी 1 होगा हमारे पास, और दैट इज डे 1, ठीक है। जनवरी 1 इज डे 1, और यहां पर डे 365, तो डे 365 और डे 1। अब देखो ध्यान से ना, बहुत ध्यान से देखना, डे 1 और डे 365। अच्छा लीप ईयर में तो एक और स्पेयर डे आ जाता है डे 366, तो 2 स्पेयर डे आ गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब अगर संडे को 53 बार आना है, संडे को अगर 53 बार आना है तो 1 जनवरी को संडे होना पड़ेगा, ताकि स्पेयर डे 1, दिस इज स्पेयर डे 1, दिस इज स्पेयर डे 2, इसके पहले हर कोई 52 बार आ चुका है। एवरी डे हैज अकर्ड 52 टाइम्स, इसके पहले हर कोई 52 बार आ चुका है, ठीक है। तो अगर पहला दिन संडे हुआ तो 365th डे डेफिनेटली संडे होगा। हालांकि 366th डे मंडे हो जाएगा, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, संडे तो आ गया ना 53 बार, बस हमारा काम हो गया। तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। और एक और तरीका ये हो सकता है कि ये वाला दिन सैटरडे हो जाए, तो 365th डे भी सैटरडे हो जाएगा, ये सैटरडे हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वाला फिर संडे हो जाएगा। तो यहाँ पर सैटरडे को भी 53 बार मौका मिल गया आने का, और संडे को भी मिल गया, हमको संडे से मतलब था। तो संडे को 2 बार 53 बार, मतलब 2 तरीके ऐसे जिससे वो 53 बार आ सकता है, ठीक है।
एक बार ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज ऑन अ नॉन लीप ईयर, वो ये हो सकता है कि एक फेवरेबल, पहली बात तो 1 जनवरी को 7 तरीकों से फिल किया जा सकता है, उसमें से 2 तरीके हमारे लिए फेवरेबल है। पहला तरीका कि 1 जनवरी खुद संडे हो जाए, है ना, ताकि 365th डे संडे आ जाए, और 1 जनवरी खुद सैटरडे हो जाए ताकि 366th डे संडे आ जाए। दोनों ही केस में संडे 53 बार आ जाएगा, तो 2/7 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब मैं इसको 2/7 1/7 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 जनवरी से ही सब कुछ डिसाइड करना, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सुपर पावर है। 1 जनवरी जो है इट डिसाइड्स एवरीथिंग, तो इसलिए अपन इसकी मदद से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर में अगर आप बात करो तो 53 संडेज कितने बार, क्या प्रोबेबिलिटी 53 संडे आने की 1/7, और लीप ईयर में वो प्रोबेबिलिटी जस्ट डबल हो जाती है, प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है बस, है ना, चांसेस डबल हो जाती है, ठीक है। तो ये लीप ईयर की बात है। तो ये सैंपल स्पेस जो है 7 और 7 ये दोनों में फिक्स रहेगा, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस है जो मैं आपको बता रहा था। दूसरी बात इसमें क्या पूछा गया आपसे, 53 संडेज एंड मंडेज, तो 53 संडेज एंड मंडे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, दिस इज फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 53 संडे और मंडे आना चाहिए, मतलब एंड मंडेज, तो 53 संडेज आना चाहिए, मतलब जो डे 1 है और डे 365 है और डे 366 है, लीप ईयर की बात हो रही है। तो डे 1 अगर 53 संडे और मंडे होना चाहिए ना, तो डे 1 को संडे होना ही पड़ेगा उस केस में, ताकि डे 365 भी संडे हो जाए, और जो यहाँ पर आता है वो 53rd बार आता है, और ये भी अपने आप मंडे हो जाएगा फिर झक मार के, संडे के बाद मंडे आता है ना, तो ये तो मंडे होगा ही होगा। तो बस यही केस है कि 53 बार संडे आ गया और 53 बार मंडे आ गया, और कोई तरीका है नहीं। तो आपके पास इस पर्टिकुलर चीज का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा दैट विल बी 1/7, मतलब फर्स्ट डे जो है वो एक ही तरीके से स्टार्ट हो, संडे हो। और यहाँ पे बोला है आपको 53 संडेज और मंडेज, 53 संडेज और मंडेज, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 53 संडेज और मंडेज, विवेक आपका आंसर सही है। तो 53 संडेज और मंडेज का मतलब ये हो गया कि देखते हैं डे 1, डे 365 और डे 366, और बोला गया है मतलब कोई भी एक हो जाए तो हम खुश हैं, चाहे 53 संडेज आ जाए, चाहे 53 मंडेज आ जाए, या दोनों आ जाए, तो हम दोनों में खुश हैं। तो अगर पहला दिन संडे हुआ तो ये 365th डे भी संडे होगा और ये मंडे होगा, ठीक है। तो ये 53 बार आ गया संडे, 53 बार आ गया मंडे, तो ये एक फेवरेबल आउटकम है। अगर पहला दिन सैटरडे हुआ तो भी अपना काम हो जाएगा ना, यहाँ पर अपने आप सैटरडे आ जाएगा और यहाँ पे संडे आ जाएगा, तो संडे 53 बार आ गया। आपको बोला है कि संडे और मंडे, 53 संडेज और मंडेज, तो 53 बार संडे आ जाए या मंडे आ जाए या दोनों आ जाए, तो वो सारे फेवरेबल आउटकम रहेंगे। अच्छा, एक ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट डे मंडे हो जाए, सोच कर देखो, ताकि 365th डे मंडे हो जाए, है ना, और ये भले ट्यूसडे हो जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मंडे तो 53 बार आ गया। तो तीनों ही केस में क्या हो रहा है कि संडे 53 बार आ रहा है, मंडे 53 बार आ रहा है, यहाँ पर संडे 53 बार आ रहा है, यहाँ पे मंडे 53 बार आ रहा है, ठीक है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट 53 संडेज और मंडेज, 53 संडेज और मंडेज, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 फेवरेबल आउटकम, मतलब 1 जनवरी जो है उसमें टोटल 7 तरीकों से अपन उसको फिल कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें से 3 फेवरेबल रहेंगे कि वो संडे हो जाए या सैटरडे हो जाए या मंडे हो जाए। उन तीनों ही केस में आपको आइदर 53 संडेज और 53 मंडेज और बोथ मिल जाएगा, 53 संडेज और 53 मंडेज और बोथ मिल जाएगा। ये लीप ईयर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि यार आपको, मैंने देखो मैं चाहता तो आपको रटवा सकता था आराम से कि यार लीप ईयर में 2/7 आंसर होता है और नॉन लीप ईयर में 1/7 होता है, लेकिन रटने से काम नहीं चलेगा ना। मान लो आपको पैराग्राफ आ गया मैथ्स के IIT के पेपर में कि हम एक प्लेनेट में चले गए, वहां पर 772 डेज होते हैं एक साल में, और डेज इन अ वीक आर सेम एज प्लेनेट अर्थ, दैट इज संडे से मंडे। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी, तो यार
ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगर आपको बनाकर पूछ लिया तो आपका ब्रेन जो है ना वो सोच पाए कि हम किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, और लिखिए ऑड्स अगेंस्ट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, किसी इवेंट के फेवर में होने के ऑड्स और हैपनिंग नहीं होने के फेवर में ऑड्स। ये क्या होता है, होने के फेवर में और नहीं होने के फेवर में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन हल्की सी थ्योरी लिखेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, तो हाँ जी, when we talk of when we talk of odds in favor, when we talk of odds in favor or against, favor or against of an event A, इसका मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इट शोज पास्ट स्टैटिस्टिक्स, इट शोज पास्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये पास्ट स्टैटिस्टिक्स को बताता है। तो अगर मान लो कि अपन ने एक मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूं कि ऑड्स इन फेवर ऑफ, मान लो आप जैसे कि मैच देखते हो, सट्टा वट्टा लगाते हो, उसमें बोलता है ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया बीटिंग बांग्लादेश, इंडिया बीटिंग बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश को हरा दे, इस बात की संभावना अगर आपको बोलता है, मान लीजिए 5:2, 5:2 बोलता है, तो इस चीज का क्या मतलब हो जाता है, इस चीज का क्या मतलब हो जाता है, इंडिया बीटिंग बांग्लादेश, इसका मतलब ये हो जाता है कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पास्ट में इंडिया और बांग्लादेश ने टोटल 7 मैचेस खेले होंगे, है ना, टोटल 7 मैचेस खेले होंगे, और उनमें से 5 बार इंडिया जीता होगा, 2 बार बांग्लादेश जीता होगा। ठीक है, पास्ट में क्या रहा होगा कि 5 बार इंडिया जीता होगा और 2 बार बांग्लादेश जीता होगा, तो इसलिए इंडिया का जो ऑड्स इन फेवर ऑफ विनिंग है दैट इज 5:2। ठीक है, अच्छा, तो ऑड्स का मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, ऑड्स का मतलब होता है कि पास्ट में क्या हुआ होगा वो बस अपने को दर्शाता है। ठीक है, अच्छा, इतने अच्छे रेशियोज नहीं होते, अगर आपने ऑड्स देखा होगा ना तो ऑड्स डेसिमल में होते, बिकॉज द रियल लाइफ कैलकुलेशंस आर नॉट वेरी गुड। अगर किसी ने भी कभी भी सट्टा लगाने की कोशिश करी होगी तो, या देखा ही होगा बस, आप अगर Bet365 की वेबसाइट में जाओगे तो मतलब कोई भी बेटिंग वेबसाइट में जाओगे तो आपको ऑड्स इन फेवर वगैरह जो भी बताता है उसका यही मतलब होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, एग्जाम्पल, odds in favor of A beating B, of A beating B is 5:2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं। लिखिए, इट मीन्स A and B have played, A and B have played
5 plus 2 games in the past. Five plus 2 games in the past. And पहले लिख लो, फिर मैं आपके डाउट्स बताता हूँ. 5 of them are won. 5 of them are won by A and 2 by B. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन. मैंने आपको एकदम डिटेल में लिख कर बता दिया है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं सर. कि ए और बी में 7 गेम्स खेले गए होंगे, जिसमें से पास्ट में 5 गेम्स ए ने जीते होंगे और 2 गेम्स बी ने जीते होंगे. ठीक है, तो ये ऑड्स का मतलब सिर्फ रेशो होता है, सिर्फ रेशो, प्रोबेबिलिटी नहीं होता है. ऑड्स का मतलब सिर्फ रेशो होता है. प्रोबेबिलिटी तो अभी मैं निकालूंगा. देखो, अब मैं लिखने जा रहा हूं गोल्डन लेटर्स, प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल, वो कितने बार जीत चुका है, फेवरेबल आउटकम्स उसके जीतने के 5 रहे हैं आउट ऑफ 7. तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी को अपन 5/7 बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ पास्ट परफॉर्मेंसेस, है ना. तो ऑड्स की मदद से अपन बस इतना बोल सकते हैं कि 5 plus 2 गेम्स खेले गए हैं, जिसमें से 5 बार इंडिया जीता है. तो अभी भी अपन इसी बात को मानकर चलेंगे कि 5:7 जो है उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगा. 5/7, 5/7. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग क्या हो जाएगा? 2/7. ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग विल बी 2/7. तो आपको अगर ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट दिया हो, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग या ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, सॉरी, ऑड्स अगेंस्ट ए विनिंग. अगेंस्ट ए विनिंग मतलब क्या हो गया? ऑड्स इन फेवर ऑफ ए लूजिंग. फिर से सुनो, अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर ऑफ, सॉरी, ऑड्स इन अगेंस्ट ए विनिंग. अगेंस्ट ए विनिंग का मतलब हो गया इन फेवर ऑफ ए लूजिंग. तो वैसे अपन समझ सकते हैं, ऑड्स इन फेवर या अगेंस्ट दिया हो तो आप उससे प्रोबेबिलिटी खटाखट निकाल सकते हो. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी अगर पता हो आपको ए के जीतने की और बी के जीतने की, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करके आप ऑड्स निकाल सकते हो. ठीक है, चलिए तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको. अ बैग कंटेन्स 5. विवेक, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. ऑड्स मतलब रेशियो निकालते हैं क्या उसमें? बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी अलग से निकलता है. बैग कंटेन्स 5 ग्रीन एंड, इसलिए मैंने आपका डाउट नहीं बताया था क्योंकि वो मैं समझाने ही वाला था. 5 ग्रीन एंड 4 ब्लैक बॉल्स. फाइंड odds in favor, odds in favor of the event odds in favor of the event of drawing 3 balls and all 3 balls are green. The bag contains 5 green and 4 black balls. Find odds in favor of the event of drawing 3 balls and all the 3 balls are green.
ठीक है। तो देखो ऑड्स इन फेवर अगर अपने को निकालने होते हैं किसी भी इवेंट के ऑड्स इन फेवर, तो सबसे पहले अपन क्या करें, चलो आप लोग करो सॉल्व, ठीक है ठीक है ठीक है, करो करो, दिया टाइम। या देखो यहां से अपन ने एक कंक्लूजन लिया था क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लूजिंग, ये बी विनिंग मतलब ए लूजिंग हुआ ना, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ऑड्स, ये एक चीज लिख लो अच्छे से ताकि आप और आसान हो जाए क्वेश्चन, ऑड्स इन फेवर ऑफ occurrence of an event, odds in favor of occurrence of an event is equal to probability of occurrence of that event upon probability of not occurrence of that event, इन दोनों का रेशियो, ए के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर डिवाइड कर दो तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आ जाता है। ठीक है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी और ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर अपन डिवाइड कर दे तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आ जाता है। जैसे कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी और ए के हारने की प्रोबेबिलिटी को अगर अपन डिवाइड कर दें तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आ जाएगा 5:2, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, फेवर ऑफ ए मतलब ए बीटिंग बी। तो कभी भी किसी भी इवेंट, बहुत अच्छी एकदम आसान सी डेफिनेशन हो गई अभी, किसी भी इवेंट के फेवर में अगर ऑड निकालना है, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये एक G3 इवेंट, इवेंट G3 को मैं बोल देता हूं कि इट्स एन इवेंट of drawing 3 balls, of drawing 3 green balls, drawing 3 green balls। तो 3 ग्रीन बॉल्स को ड्रॉ करने का जो इवेंट है उसको G3 बोल दिया। अब G3 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, G3 के होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखते हैं। पहली बात तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टोटल 9 बॉल्स है, 9 बॉल्स में से आपको सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है, तो 9 में से 3 सिलेक्ट करोगे तो कितने, रैंडमली सिलेक्ट करोगे तो 9C3, और अगर आपको 3 ग्रीन चाहिए तो मतलब ये 5 में से कोई 3 ग्रीन आए, है ना, तो आपका जो हाथ है वो इन 5 ग्रीन बॉल्स पर जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 ही मतलब 5 में से 3 ग्रीन बॉल आए, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके तरीके हो सकते 5C3, 5C3 अपॉन 9C3, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ G3, G3 के होने की प्रोबेबिलिटी 5C3 अपॉन 9C3 हो जाएगी, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन, उल्टा कर दो पहले से, आप इसको सॉल्व करोगे तो 10/42 आएगा, कर लेना, इतना तो अपने बात है। तो G3 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 10/42 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 10/42, मतलब 32/42, और ऑड्स इन फेवर ऑफ G, odds in favor of G, favor of occurrence of 3 balls, occurrence of 3 green balls, odds in favor of occurrence of 3 green balls क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ G3 के होने की प्रोबेबिलिटी और G3 के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 10/42 upon 32/42, this will be 10/32। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन,
कोई कुछ कह रहा है मुझे? सर मेरा 5/42 आया, PG3 करो ना एक बार। अच्छा रुको, एक बार मैं कर देता हूँ ना। PG3 देखो 5C3 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कटेगा अगर, तो ऊपर 5 फैक्टोरियल तो 120 होता है और नीचे 2 फैक्टोरियल तो 2 होगा और ये 9 फैक्टोरियल 6 तक कट जाएगा तो 7 8 9 बचेगा, 7 8 और 9। तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 3 3 9, 3 20s are 16, फिर 2 4s are 8, 2 10s are 20, सो 7 नीचे रह जा रहा है और ये कितना आ रहा है, 7 3 21, 21 इंटू 4, 4 1 4, 4 2 6, 7/64 आ रहा है क्या? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ ना। किसी और का आ रहा हो आंसर तो मुझे बताओ। और ये इसको कैंसिल कर दे क्या अपन, 2 2 4, 2 5 10, तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, 5/42, 5/42 आ रहा है, 10/42 नहीं आ रहा है ना। ठीक है ना, मेरे से यहाँ पे आंसर लिखने में मेरे पास जो रिटर्न आंसर है वो गलत होगा फिर। दिस इज 5/42, तो ये हो जाएगा 1 - 5/42। 42 - 5 कितना हो जाता है, 37/42। तो ये हो जाएगा 5/42, 37/42, तो 5/37 हो जाएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। 5/42 आ रहा है ना सबका, ठीक है, मेरा भी यही आ रहा है। अभी मैंने कैलकुलेट नहीं करा था, मैंने डायरेक्टली मेरे पास जो लिखा था वो लिख दिया था, तो आप लोग उसको चेंज कर लो। दिस 5/42। ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपके पास 5 मिनट रहेगा और फिर उसके बाद अपन नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, दिस क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स। मैं लिखता हूँ फटाफट। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व, है ना। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप पॉज करके पहले लिख लो और उसको सॉल्व करो। एंड जो लाइव लेक्चर में आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सोच लोगे तो हो जाएगा। ये रैंडम क्वेश्चन है। रैंडम क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि अभी तक अपन ने जो पढ़ा है सबका एक तरीके से मिलावट है, और फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सो यू हैव सम टाइम, प्लीज सॉल्व इट। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड एट अ टाइम। 4 कॉइन्स को अगर अपन टॉस करते हैं तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे सैंपल स्पेस में। सैंपल स्पेस will have total 16 elements। 16 एलिमेंट्स रहेंगे सैंपल स्पेस के सेट में, और वो 16 एलिमेंट्स आपको लिखते आता है ना लिखते। एच 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 ऐसे करते हुए चालू करोगे और 8 वो सब अपने को आता है, मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ। एंड सो ऑन, बहुत सारे अपन 16 एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कि हेड एंड टेल अकर ऑल्टरनेटली। तो ये तो बड़ा इजी है, हेड टेल ऑल्टरनेटली ऐसे हो सकता है HT या फिर THTH, और कोई तरीका है ही नहीं ना, बस 2 ही तरीके। तो आपका आंसर हो जाएगा हेड और टेल ऑल्टरनेटली। ये वाले इवेंट को मैं ए बोल देता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी 2/16, 1/8। ठीक है, इस इवेंट को मैं बी बोल देता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ हेड अकरिंग इज मोर देन टेल एंड टेल ऑलवेज अपीयर। ऑलवेज अपीयर मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ हेड जो है वो ज्यादा होने चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि 3 हेड्स हो सकते हैं और 1 टेल हो सकता है, क्योंकि 4 हेड्स एंड 0 टेल्स ये वाला आंसर हम नहीं लेंगे, क्योंकि कम से कम एक बार टेल तो आना ही चाहिए और नंबर ऑफ हेड्स ज्यादा होने चाहिए। और 2 हेड 1 टेल, सॉरी 2 हेड और 2 टेल, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को। 2 हेड्स और 2 टेल्स, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हेड ज्यादा नहीं है, बराबर है।
और अगर मैं बात करूं 1 हेड और 3 टेल्स की, ये भी गलत है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हेड्स कम हो गए। तो सिर्फ यही एक फेवरेबल, मतलब यही एक तरीका है। तो आप पूरा यहाँ पर सैंपल स्पेस लिखने के बजाय, ये पूरा सैंपल स्पेस लिखने के बजाय आप क्या करो कि ये देखो कि कितने तरीके ऐसे हैं जिससे 3 हेड और 1 टेल आ सकता है। तो 3 हेड्स और 1 टेल्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, इसको कितने तरीके से जमा सकते हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी जो आ जाएगा, उसमें डिनोमिनेटर में तो 16 रहेगा, और इसको अपन कितने तरीके से जमा सकते हैं बस वो लिख दो। तो टोटल 4 आइटम है, 4 आइटम में से तीन आइटम्स जो है वो आइडेंटिकल है। तो 4 आइटम को 4 तरीकों से जमा सकते हो, और 3 आइटम्स ऑफ 1 टाइप है ना। तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल अपना आंसर हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इज 4, 4 बाय 16 इज 1 बाय 4। ठीक है, सिर्फ मतलब इसका ये हो गया कि 3H और 1T को आप ऐसे लिख सकते हो, ट्रिपल एच टी, या फिर HHTH, या फिर HTHH, समझ में आ रहा है, या फिर THHH। यही 4 तरीके मैंने गिना भी दिए आपको, यही 4 तरीके हैं, है ना। वो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन से बता सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड है कि एग्जैक्टली 2 हेड अकर, उसको अपन ने सी इवेंट बोल दिया, इसको हम इवेंट सी बोल देते हैं। तो एग्जैक्टली 2 बार हेड आ जाए, तो एग्जैक्टली 2 बार हेड आना मतलब 2 हेड और 2 टेल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो 2 हेड और 2 टेल, 2 हेड और 2 टेल को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीकों से 2 हेड और 2 टेल को अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ वेज arranging 2 head and 2 tail, ठीक है, इतने तरीकों से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या हो जाएगा, या ऐसा लिख लो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा ये, मैं भूल रहा हूँ, 16 है ना, हाँ बस। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 by 16, दैट इज 3 by 8। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी यूजिंग सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी मैंने आपको कल रिवाइज करने को बोला था, उसकी मदद से अपन प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हम परेशान हो सके, सब कुछ आसान है, एवरीथिंग इज इजी। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें स्टार्ट हो सकती है, बट वो अपन होने नहीं देंगे। तो प्रोबेबिलिटी यूजिंग सेट थ्योरी, देखिए अगर आपको कभी भी बोलता है फर्स्ट द इवेंट ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, ऐसा लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए और बी। तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, क्योंकि हमने इतना तो देखा है कि इवेंट्स को अपन सेट में डिनोट कर सकते हैं, तो अपन ने कल ही देख लिया था। तो ये इवेंट ए कैन बी टर्म्ड एज ए, कैन बी अज्यूम्ड एज सेट ए, एंड दिस कैन बी टेकन एज सेट बी। इवेंट सेट ही होते हैं, सेट ही होते हैं, तो सेट ए और सेट बी अपने इनको मान सकते हैं, और फिर उन सेट की प्रोबेबिलिटी का
यूनियन निकालना है अपने को, तो अपन वो भी कर सकते हैं, सीखेंगे कैसे निकालते हैं। अगर आपको बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सेट ए और बी बोलता है, और बी तो कर चुके ना, तो एंड आएगा, सेट ए एंड बी, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपको फील ही नहीं होगा कि चैप्टर कितना मुश्किल है। ठीक है, बस आप लॉजिकली सब कुछ समझते चले जाइए। अगर आपको बोलता है कि ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का इंटरसेक्शन बी के बार के साथ, ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए एट द सेम टाइम। तो दोनों इवेंट्स जो है, ए का होना और बी का ना होना, ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। बोथ द इवेंट शुड बी हैपनिंग साइमल्टेनियसली, ए का होना और बी का नहीं होना। ठीक है, तो यार देखो, वेन डायग्राम से अगर अपन सॉल्व करते हैं, ए बट नॉट बी बट नॉट ए, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर क्या होता है कि इनके वेन डायग्राम्स भी बनाए जा सकते हैं, जो अपन ने कल भी देखे थे। तो देखते हैं वेन डायग्राम्स। देखिए, हमारे पास दो इवेंट्स है इस तरह से, इवेंट नंबर ए और इवेंट बी। इवेंट ए है अपने पास और इवेंट बी है। नाउ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बोलता है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है वो अपन समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कॉपिंग इट, इसको कट करके दोबारा पेस्ट, जस्ट मिनट, ओके प्लीज वेट। ओके, सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो पहली बात तो सेट ए और सेट बी इस तरह से है अपने पास, है ना। थोड़ा सा डायग्राम बस छोटा करना चाह रहा हूँ मैं, ताकि ज्यादा डायग्राम एक ही जगह पे बना सकूं। तो ये हो गया ए यूनियन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना, व्हाट विल इट रिप्रेजेंट एरिया वाइज, एरिया वाइज इट विल रिप्रेजेंट एरिया 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 और 3 को वो रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, और कोइंसिडेंटली, है ना, इंटरेस्टिंगली, इसका फॉर्मूला भी वही होता है जो सेट थ्योरी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का हुआ करता था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस माइनस इंटरसेक्शन, है ना। यहां पर भी ऐसे ही हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो जो फॉर्मूला नंबर्स में हुआ करता था वही प्रोबेबिलिटी में भी होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो ये 1 क्या है, प्योर ए सेट, 3 क्या है, प्योर बी सेट, और 2 क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन। खैर ये तो मैंने एरिया वाइज बताया, और फॉर्मूला वाइज तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन इसको शेड करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू शेड इट,
व्हाट विल यू गेट? ऐसा कुछ मिल जाएगा, देखते हैं। ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट एरिया दैट वी विल गेट। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब हो जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है, दैट इज एरिया 3। एरिया 3 probability of A intersection B will be nothing but एरिया 3, या फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला तो कुछ ऐसा अपन लिखेंगे नहीं, बट आप लोग समझदार हो, जब अपने को क्वेश्चन मिलेगा अपन आराम से सेट थ्योरी का नॉलेज यूज कर लेंगे। अब अगर मैं आपको बोलता हूं अगला सेट, देखते हैं। एक सेकंड है, मूव नहीं हो रहा है। यस, तो अगर मैं आपको अब ऐसा कुछ बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, ए यूनियन बी का होल बार, तो ये 1 एरिया, ये 2 एरिया, ये 3 एरिया और बाहर वाला 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप 4 लिख लो, अपने को सब पता है अच्छे से। तो आपको एरिया मेथड से भी करना हो तो आप आराम से कर सकते हो। ए यूनियन बी बार का मतलब क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, दैट वी विल अप्लाई, ठीक है। वो मैं अप्लाई करूंगा थोड़ी देर से, अभी नहीं। और सिमिलरली जैसे कि यहाँ पर मैंने ए बी लिखा हुआ है, अभी रुको जरा, है ना, यहाँ पर भी डायग्राम बना लेने दो, ये बना दिया। और फोर्थ वाला है ए इंटरसेक्शन का बार, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बार में कौन सा एरिया आ जाएगा, 4, एरिया 4, और ए इंटरसेक्शन बार में कौन सा एरिया आ जाएगा, 1 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 2 + 4 की जगह कॉमा लगा दो, थोड़ा अच्छा लगता है, 1 2 3, तो 1 2 4 आ जाएगा, 3 छोटी, मतलब क्या हो जाएगा कि यूनियन ये पूरा है, इसको छोड़कर आपको फोर्थ वाला एरिया लिखना है। तो डायग्रामेटिकली अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। बट थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। जब अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था तो उसका एक हल्का सा रिवीजन भी बनता है, लेकिन लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सेट्स के जो लॉज थे वो क्या क्या थे, सबसे पहला था डी मॉर्गन्स लॉ। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आपको, पहला चैप्टर भी अपन ने सेट थ्योरी के रिलेटेड पढ़ा था, ये चीज अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, और यही चीज हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं। कहानी जहां से शुरू हुई है वहीं से खत्म हो रही है, ठीक है। चलिए, तो डी मॉर्गन्स लॉ में देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दोनों को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ए को भी और बी को भी, और यूनियन बन जाता था इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये भी होता है, आप इसको समझ गए ना, बार भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ बार एज वेल। ए यूनियन बी बार को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को बार दे दो और यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन। तो डी मॉर्गन्स लॉ ऐसा होता है। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दोनों को कॉम्प्लीमेंट दे दो और
जो बीच वाला है इंटरसेक्शन उसको यूनियन बना दो। ये दो सबसे बेसिक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज्ड भी होते हैं। ए माइनस बी यूनियन सी, याद है सबको? क्या करते थे? ए को बी के साथ माइनस करते थे, ए को सी के साथ माइनस करते थे और यूनियन को इंटरसेक्शन बना देते थे। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए को बी के साथ माइनस करते थे, ए को सी के साथ माइनस करते थे और इंटरसेक्शन को यूनियन बना देते थे। सबको पता होगा ना? प्लीज लिख लो यहां तक, ये तो रिवीजन है बस, ये मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप सबको याद होगा, बट फिर भी अपन फटाफट इसको रिवाइज कर लेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अगर ऐसा करते हैं अपन तो ये क्या हो जाएगा? ए को यूनियन बी के साथ कर दो, ए का यूनियन सी के साथ कर दो, और ये बीच वाला जो ब्रैकेट वाला साइन होता था इसको अपन क्या करते थे? बड़ा यूनियन बनाते थे, बड़ा इंटरसेक्शन बनाते थे। ठीक है, जो बीच वाला साइन होता है वही बीच में रहता था। आई होप आपको ये सब याद होगा, एकदम भूल नहीं गए होंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाए, मतलब एक जगह यूनियन एक जगह इंटरसेक्शन ऊपर था, अब इसका ठीक उल्टा, एक जगह इंटरसेक्शन एक जगह यूनियन है। तो क्या हो जाएगा कि बीच में जो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन है उसको पहले लिख दिया करो। चलो, मैंने आपको ऐसे ही सिखाया था 11th क्लास में, बीच वाले को पहले लिख दिया करो, फिर ए इंटरसेक्शन बी करो, ए इंटरसेक्शन बी, फिर करो ए इंटरसेक्शन सी। बस ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि जो अंदर वाला सिंबल होता है वही बीच में आता है। ठीक है, अगर हमें ये सारी चीजें याद है, अच्छा लिख लो पहले, प्लीज राइट इट डाउन फास्ट। तो ए यूनियन बी का बार डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो ए यूनियन बी बार को अपन क्या लिख सकते हैं? ए का बार बी का बार का इंटरसेक्शन, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब अगर आपको इन टर्म्स ऑफ एरिया लिखना है तो कोई भी बच्चा मुझे क्लास का आराम से बता सकता है कि ये कौन सा एरिया होगा। अगर आपको मान लीजिए डायरेक्टली पता चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पता चल रहा है तो देखो ए बार क्या हो गया, ए को छोड़ के सब कुछ, तो ए के सर्कल के बाहर, ए के सर्कल के बाहर, ए के सर्कल के बाहर क्या क्या हुआ देखो, सामने देखना ध्यान से। ए के सर्कल के बाद 2 4, 2,4, इसका इंटरसेक्शन करना है हमें। बी बार, बी बार मतलब बी के बाहर, है ना, नाम में ही सब कुछ छुपा है, बी बार मतलब बी के बाहर, तो 1 और 4, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? 4 ही आ रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्टली ए यूनियन बी तो ये होता है, इसके छोड़ के सब कुछ 4 है। अब अगर मैं यहां पे आता हूं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार, तो ए इंटरसेक्शन बी का बार आ जाएगा पी ए, रुको, तो ए इंटरसेक्शन बी का बार हो जाएगा, दोनों को बार मिलेगा और इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ए बार कर दोगे तो वो हो जाएगा 2 4 और बी बार हो जाएगा 1 और 4। तो यूनियन लेना है आपको, इंटरसेक्शन नहीं लेना है, यहां पे आपको कंबाइन करना है, और जब आप कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 4। ठीक है, तो 1 2 4 आपका एरिया आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 4, मतलब बाहर का, मतलब बेसिकली इंटरसेक्शन को छोड़कर सब कुछ, इंटरसेक्शन को छोड़कर सब कुछ।
इसको लिख के रखिए प्लीज। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ये हम करेंगे, सेट थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये दे रखा है आपको 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये हमें दिया है 5/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमें दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है पहले वो देख लो। आप क्लास का हर बच्चा कर सकता है, ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड में ये लास्ट ईयर था 11th में, तो 11th में तो अपन बच गए थे, है ना? तो अच्छी बात है, 12th में अपने को सिर्फ बेस थ्योरम पढ़ना है। तो स्टेट बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से विल कम वेरी सून टू बेस थ्योरम, बट पहले यहाँ तक आप लिख लो अच्छे से। सबसे पहले अपने को क्या बोला गया है कि पे ए यूनियन बी दिया हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा? ए बार मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए बार की प्रोबेबिलिटी 5/8 है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 1 माइनस 5/8, 8 माइनस 5 आ जाएगा 3/8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई अपने पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे अपन। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको गिवन है, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वही वाला फॉर्मूला जो सेट थ्योरी में पढ़ा था अपन, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ओके। तो ए यूनियन बी हमें गिवन है, शायद क्वेश्चन में कितना गिवन है? 7/8। कोई गलती तो नहीं करी मैंने? नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको निकालना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा यहाँ, गिवन है 1/4। 1/4 मतलब 2/8, तो 3/8 माइनस 2/8 कितना आ जाएगा? 1/8, और 1/8 को एलएचएस में पहुंचा दोगे तो 7/8 माइनस 1/8, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 7 माइनस 1 6/8, दैट इज 2 3 6, 2 4 8, 3/4। और विवेक का थर्ड आंसर आया है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट जो है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी बार। वो कैसे निकालिएगा? ए इंटरसेक्शन बी बार कैसे निकालेंगे? एक सेकंड रुकिएगा। तो ये रहा ए और बी। थर्ड करेक्ट है क्या? थर्ड गलत है, थर्ड 1/8 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बार, सबसे पहले तो आप मेरे को इलाका बताओ, कौन सा इलाका होगा? ए होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए, और उनका इंटरसेक्शन। तो मतलब ए होना चाहिए मतलब ए के अंदर। अच्छा, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, कंफ्यूजन तो ए सेट में क्या क्या आ रहा है? 1 और 3, तो एरिया मेथड जो अपन ने सेट थ्योरी में करा था वैसे कर लो। बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? बी को छोड़ के सब कुछ, दैट इज 1 और 4। बी के बाहर क्या है? 1 और 4।
तो 1 और 4, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले डालो, क्या दिक्कत है। 1 3 और 1 4 का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है ना, मतलब प्योर ए सेट, प्योर ए सेट निकालना है अपने को। तो प्योर ए सेट निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, प्योर ए सेट का मतलब ये हो गया कि आपको आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अंदर से ये हटा दो, बस ये हटा दो, बस ए वाले सर्कल में से ये थर्ड एरिया हटाना है आपको, दैट इज इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से इंटरसेक्शन हटा दो, तो मेरा काम हो जाएगा। माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हटा दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है, 1/4। तो 3 - 2/8, ये 1/8 आ जाएगा। 1/8 आ रहा है ना, 1/4 नहीं आ रहा है। 1/8 आर्या का बस करेक्ट आंसर आया, बाकी रिचा 1/4 गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों गलत है। ये ए के सर्कल में से 3, मैंने क्या किया, मैंने यूनियन माइनस बी किया, तो 1 - 1/3/4 किया। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, ठीक है। मतलब वही तो है, 1 - 1/4, 1 - 3/4। तो आपका आंसर कहाँ आया सही, 1/8 थोड़ी आया आपका आंसर। लेकिन 1/4 मतलब गलत क्या है इसमें। अच्छा बताओ क्या किया आपने, फिर से बताओ। मैंने 1 - PB, तो 1 - PB में मतलब 4 भी आएगा क्या उसमें। ये बी कॉम्प्लीमेंट है ना। ओके हाँ सर, ठीक है, समझ गए। ठीक है सर। समझ में आया पक्का, हाँ सर, सर। ठीक है। चलो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो आप, क्लास में हर बच्चा कर सकता है आराम से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 दिया हुआ है। फाइंड करना है आपको। इतने कॉमन क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में और आईआईटी के पेपर में, बहुत कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। थर्ड पार्ट इज फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शंस बी कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए intersection B complement, and sixth part is probability of B intersection A complement। 6 पार्ट्स मैंने दिए हैं, आप इसको करके बताइए। कीजिए, टेक योर टाइम, मैं आपको पूरा पूरा समय दूंगा, आराम से आप इसको करो, और हर बच्चे का हर पार्ट आना चाहिए, इजीली आ जाएगा, सच में आ जाएगा, ट्रस्ट मी। ट्राई कीजिए, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी कहा गया है हमें निकालने को, तो ए यूनियन बी मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बस ये लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, मैं छोड़ दूंगा इसको आपको इसके बाद। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सबसे इजी था, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 1/4। सो ये टोटल अपने पास आंसर आ जाएगा 5/8।
ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 5/8 अगेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ, कैसे पता 5/8 आ गया सर? अरे भाई ए की प्रोबेबिलिटी आपको 3/8 दे रखी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है अगर आपको, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे अगर अपन, तो बी की प्रोबेबिलिटी हाफ है ना, तो 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ हो जाएगी। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मतलब बेसिकली क्या हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का बार, ए यूनियन बी बार, किसी भी प्रोबेबिलिटी का, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का बार निकालना है आपको, बार निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, ए यूनियन बी को आप एक्स इवेंट मान लो, तो एक्स बार की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अच्छा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम निकाल चुके 5/8, तो ये आ जाएगा 3/8, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको अपन डी मॉर्गन्स लॉ से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ऐसा हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4, 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, एरिया वाइज देखना है अगर आपको, हमेशा एरिया वाइज देखा करो, हमेशा, कभी भी अटकोगे नहीं, ठीक है। तो एरिया वाइज देखना है तो ए भी होना चाहिए, मतलब 1/3, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, मतलब 1/4, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगी अपने पास, आंसर आ गया सीधे 1, तो एरिया 1 आ जा रहा है अपने पास, ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इज द एरिया दैट वी रिक्वायर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो इंटरसेक्शन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 5/8, उसमें से आप इंटरसेक्शन, सॉरी 3/8, उसमें आप दोनों का इंटरसेक्शन दैट इज 1/4, 1/4 कितना है 2/8, तो टोटल 1/8 आ जाएगा, ये सब ट्रैक कर दो, ठीक है। सिक्स्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा कि बी का इलाका दैट इज 2 3, इंटरसेक्शन ए को छोड़कर सब कुछ दैट इज 2 4, ए के बाहर क्या है, ए के अंदर क्या है 1 3, तो बाहर क्या है 2 4, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन अगर आपको लेना है तो वो 2 ही आएगा, 2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया ना एरिया 2, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो कितना आया था 1/2, एंड व्हाट वाज द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाज 1/4, तो फाइनल आंसर विल बी 1/4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर ज्यादा मुश्किल नहीं लगा हो, ठीक है, आसान ही था। तो मेन पार्ट जो है वो अपना आज काफी कवर हुआ है, कल अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे, एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का काफी मेजर हिस्सा जो है वो कल खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास फिर रह जाएगा सिर्फ बेस थ्योरम और फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन जेई में तो है, तो अपन पढ़ेंगे उस चीज को, ठीक है। तो आपका होमवर्क जो है वो मुझे सेंड करो, आई विल सून अरेंज द डिस्कशन ऑफ 3D ज्योमेट्री।
ठीक है, आज भी मेरे को सिर्फ 2 ही बच्चों का होमवर्क आया है। सब लोग अपना होमवर्क सॉल्व करें और मुझे भेजें। ठीक है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा आज के लेक्चर का भी, और 3D ज्योमेट्री जो मैंने पढ़ा रखा है उसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ जो है दैट इज इन दिस लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन, एज वेल एज प्रोबेबिलिटी 1 जो लेक्चर 1 है ना, इसके पहले वाला, उसके डिस्क्रिप्शन में भी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो। कल क्लास, हाँ कल क्लास होगी यार, है ना, 27, 28, 26 कल है ना, तो 27, 28 2 क्लास होगी अपनी, और इस चैप्टर के लिए, और फर्स्ट को भी अपनी एक लेक्चर और लग सकता है। तो एचएससी का क्या, हाँ 10:30 के बाद ही रखेंगे दोनों। ओके, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं रखूंगा मैं, आई प्रॉमिस। कल मेरी क्लास जो रहेगी वो दोपहर में रहेगी, कुछ 3 बजे के अराउंड, ऐसा अपन कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दोपहर में। अब यार आपका मॉक टेस्ट है क्या कल? नहीं है ना? आई होप कोई सब्जेक्टिव टेस्ट ना हो, तो कल मैं आपकी टाइमिंग उस हिसाब से अरेंज करके बताता हूँ। ठीक है, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। ठीक है, टेक योर रेस्ट। आपका आज पूरा दिन बचा हुआ है, पूरा वेक्टर 3D अच्छे से करो, प्रोबेबिलिटी के नोट्स पढ़ लो, होमवर्क अपन कल से चालू करेंगे। ठीक है, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।